सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस यूनिट 4 का लेक्चर 4। और आज हम इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। अब तक हमने यूनिट 3 पूरी देख ली थी, यूनिट 4 के लेक्चर 3 देख लिए थे। और हमने जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं अब तक सब कंप्लीट कर लिए थे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे जाके देखो और अच्छे से समझो, ठीक है। सो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेडलॉक क्या होता है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं आज, है ना। डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीवाईक्यूज के अंदर पूछा ही जाता है। डेडलॉक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमारा, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इन ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो हमारा जो क्वेश्चन है 2023-24 और 2021-22 दोनों में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स में, ठीक है। आपके में 7 मार्क्स में आएगा। और उसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। बिल्कुल भी चिंता मत करना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवा दूंगा आज, मतलब कि बहुत इजी रहने वाला है। अगर आपने कुछ भी नहीं समझा पिछला तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आता है कि डेडलॉक होता क्या है डीबीएमएस के अंदर, ठीक है। सो देखो डेडलॉक यहाँ पर डीबीएमएस इसके लिए लिखा है क्योंकि आपने डेडलॉक पहले भी पढ़ा होगा ओएस के अंदर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारा डेडलॉक आता है जब हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं, है ना। वहाँ पर जब दो प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए लड़ते हैं तो भाई वहाँ पर डेडलॉक हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर जब डेडलॉक होता है वो जब होता है कि जब दो ट्रांजेक्शन एक ही रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए लड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि वेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर आता है डेडलॉक, ठीक है। मतलब कि आप एक बात समझो कि यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन 2 है, ठीक है। अभी जैसे ट्रांजेक्शन 1 जो है वो R1 पे काम कर रहा है, और ट्रांजेक्शन जो 2 है वो हमारा R2 पर काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ इसको मैं, है ना। सो मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने होल्ड लिखा हुआ है कि जो हमारा T1 है वो R1 को होल्ड करता है, और जो हमारा T2 है वो R2 को होल्ड करता है। सो अब क्या कि मतलब भाई इसका काम हो गया R1 पे, पर ये ना इसे छोड़ नहीं रहा, इसने इसे रिलीज नहीं किया है, इसने अभी होल्ड कर रखा है। और ये क्या करता है भाई कि इसने रिक्वेस्ट कर दी R2 के लिए, जो कि T2 ने होल्ड कर रखा है। और R2 को जरूरत है R1 की, जो कि R1 ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। समझ रहे हो आप मतलब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई इसने होल्ड कर रखा है इसे, और ये इसे रिलीज नहीं कर रहा है। इसने होल्ड कर रखा है इसे, ये इसे रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे के रिसोर्सेज की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा भाई डेडलॉक, ठीक है। आप अगर ऐसे देखो, एक ग्राफ बनाए हम इसका, ठीक है। T1 है, यहाँ पर T2 है, ठीक है। इसको ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत है जो कि T2 के पास है, और इसको ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत है जो कि T1 के पास है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं वेट फॉर ग्राफ, ठीक है। जब भी हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं इसको कहते हैं वेट फॉर ग्राफ। और अगर इस ग्राफ के अंदर साइकिल आ जाती है, ठीक है, जैसे कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन है और अगर इसके अंदर साइकिल आ जाती है, ठीक है, ये जो साइकिल आप देख रहे हो इसको कहते हैं डेडलॉक, ठीक है। अगर साइकिल आ जाती है तो दिस इज व्हाट, डेडलॉक, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर T1 ने R1 को होल्ड कर रखा है तो इसे कहते हैं लॉक, ठीक है। मतलब कि आर T1 ने R1 पे क्या कर रखा है, लॉक कर रखा है, ठीक है। लॉक एक हमारा ऑपरेशन समझ लो आप, है ना, ट्रांजेक्शन के अंदर। और T2 ने हमारा R2 पर लॉक कर रखा है, ठीक है। सो ये हमारा लॉक होता है, ठीक है। तो आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ कि a deadlock occur in database when two or more transactions are stuck। और हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस के अंदर जो डेटाबेस के अंदर डिफरेंस है वो ये है कि हमारा डीबीएमएस के अंदर क्या होता है कि हमें ट्रांजैक्शन को एज अ एटॉमिसिटी ट्रीट करना होता है, यानी कि एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट, सिंगल यूनिट मतलब ट्रीट करना होता है। कि मतलब वो पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही यूनिट है, ठीक है। वहाँ पे प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। बस इतना सा एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि आपको थोड़ा सा याद रहे। जल्दी से डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेडलॉक अकर इन अ डेटाबेस व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शंस आर स्टक बिकॉज ईच आर वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज आर रिसोर्स, ठीक है। दिस create a cycle where no transaction can proceed, halting the system, ठीक है। halting the system आप कह सकते हो कि मतलब भाई सिस्टम को आपने रोक दिया है इन्फिनाइट लूप के अंदर या फिर इन्फिनाइट टाइम के लिए, ठीक है। डेडलॉक आर अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन मल्टी यूजर, ठीक है, इन्वायरमेंट्स एंड कैन सर्वली द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो बेसिक सी बात है कि ये जो है ना हमारा मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज होता है डेडलॉक। अगर डेडलॉक आ जाता है तो पूरे के पूरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसकी ऐसी तैसी कर देता है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है, इतना आप समझो, ठीक है। तो डेडलॉक आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, क्या कैसी कंडीशन होती है जब डेडलॉक अकर होता है, ठीक है।
अब आती है हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो कंडीशन जब मैट होगी तब हम कह लेंगे कि भाई ये हाँ डेडलॉक तो है ना। तो पहली और हाँ ये जो कंडीशन है भाई आ सकती है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। इस कंडीशन को हम नेसेसरी कंडीशन भी आप बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो डेडलॉक की, और कॉफ एक कॉफ मैन करके भी कुछ बोलते हैं इस कंडीशंस को, ठीक है। अगर वो भी बोली जाती है तो तब भी आप मतलब लिख कर आओगे इन कंडीशंस को, ठीक है। तो पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। इसका मतलब होता है ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन होल्ड अ स्पेसिफिक रिसोर्स एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रिसोर्स को एक ही ट्रांजेक्शन उस टाइम पर होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर यहाँ पर हमने जो डायग्राम देखा था उसमें T1 ने R1 को होल्ड कर रखा है और T2 ने R2 को होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो एक ही रिसोर्स को एक ही ट्रांजेक्शन ने होल्ड कर रखा है। सेकंड आता है हमारा होल्ड एंड वेट, ठीक है। सो अ ट्रांजेक्शन होल्डिंग रिसोर्स मे रिक्वेस्ट एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर, ठीक है। तो यहाँ पर T1 ने T2 के जो रिसोर्स है उसको रिक्वेस्ट कर रखा है और इसने इसको रिक्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो होल्ड एंड वेट वाली भी कंडीशन आ रही है। नेक्स्ट आता है हमारा नो प्रीएम्पशन, ठीक है। सो प्रीएम्पशन क्या होता है बेसिकली, रिसोर्सेज कैन नॉट फोर्सबली टेकन फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन, दे मस्ट बी रिलीज वॉलेंट्री, ठीक है। सो बेसिक सी बात है कि यहाँ पर जो T1 है, अगर उसे रिसोर्स चाहिए R2 का, R2 जो रिसोर्स है अगर वो चाहिए तो भाई वो T2 से छीन नहीं सकता, ठीक है। मतलब कि फोर्सफुली नहीं ले सकता कोई भी चीज़। उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉलेंट्री यानी कि रूल फॉलो करके, यानी कि वेट करके भाई चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी रूल आपका फॉलो हो रहा है कि भाई कोई भी फोर्सफुली चीज़ें नहीं जा रही हैं। फोर्थ आता है हमारा सर्कुलर वेट, ठीक है। सो सर्कुलर वेट बेसिकली क्या है, अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट वेयर ईच इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट टू रिलीज अ रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा R1 जो है ये जो है R2 के लिए वेट कर रहा है और R2 हमारा T1 के लिए वेट कर रहा है। तो बेसिकली जो सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट कंडीशन है ये आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। एक एक बार और रीड करना और याद कर लेना इन्हें प्लीज, है ना, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो होता है हमारा याद करने से ही आएगा, ठीक है। और ये ऐसी भी नहीं है कंडीशन आप दूसरे नाम से लिख दोगे, आपको यही नाम लिख कर आने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं नाम से जानी जाएंगी ये। नेक्स्ट आता है हमारा, अब डेडलॉक तो आप समझ गए, डेडलॉक की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई, डेडलॉक की आपको कंडीशंस पता चल गई। अब बात करते हैं कि डेडलॉक हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको ग्राफ, ये जो डेडलॉक हैंडलिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो अभी ग्राफ में मैंने जो आपको अभी बताया ना, ये वेट फॉर ग्राफ, डेडलॉक हैंडलिंग होता है कि आप देखो डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करेंगे, डेडलॉक को अगर आपको अवॉइड करना है तो कैसे करोगे, अगर कोई रिकवरी करनी है तो कैसे करोगे, है ना, प्रियम्पशन करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो पहला आता है हमारा डेडलॉक हैंडलिंग के अंदर डेडलॉक डिटेक्शन, कि डेडलॉक को आप डिटेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। सो डेडलॉक को डिटेक्ट करते हो आप वेट फॉर ग्राफ का यूज करके, ठीक है। तो ये वेट फॉर ग्राफ कभी कभी 2 नंबर के अंदर अलग से पूछा जा सकता है। ट्रांजेक्शन आर रिप्रेजेंटेड एज नोड, अभी मैं इसका क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अगर नोड से आप ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करके और उसके अंदर अगर कोई साइकिल बन जाती है, डिटेक्ट हो जाती है ग्राफ के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, डेडलॉक कहते हैं। अगर डेडलॉक के अंदर ये वाली जो साइकिल है वो आ जाती है, ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। एक्शन का क्या मतलब है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अबॉर्ट वन ट्रांजेक्शन इन अ साइकिल टू ब्रेक द डेडलॉक, ठीक है। इसमें क्या करो, एक ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर दो, रोल बैक कर दो, तो क्या होगा, आपकी साइकिल हट जाएगी और डेडलॉक भी हट जाएगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा डिटेक्शन करने का जो मेथड है। नेक्स्ट आता है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है, कि डेडलॉक को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर हमारे कुछ ये आते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला आता है हमारा रिसोर्स ऑर्डरिंग, ठीक है। सो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, सबसे पहले तो भाई अपने जो रिसोर्सेज है उसे ऑर्डरिंग के हिसाब से कि ट्रांजेक्शन यूज करें, ये आप रखो। ऑलवेज एक्सेस रिसोर्सेज इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर, आपको पता है कि ये वाला रिसोर्स कब एक्सेस किया जाएगा, ये वाला रिसोर्स कब एक्सेस जाएगा। तो इससे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जहाँ पर डेडलॉक अकर होगा, ठीक है। रिलीज क्विकली, ठीक है, आप जो है उन्हें रिलीज क्विकली, यानी कि अगर कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए वेट करता है या फिर उसे होल्ड करके रखता है तो उसे भाई रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। रिलीज रिसोर्सेज इमीडिएटली आफ्टर यूज, ठीक है। और ये भी है कि मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं, अगर आपका जो काम हो गया है तो भाई आप उसे छोड़ दो। नेक्स्ट आता है आपका लॉक ग्रेजुअली, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, यूज फाइनर लॉक्स रो लेवल इंस्टेंट ऑफ टेबल लेवल टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप भाई पूरे के पूरे टेबल पे लॉक मत लगाओ, मतलब कि पूरे पूरे, अगर आपको टेबल के अंदर किस रिसोर्स की यूजर है उसी पे लॉक लगाओ। मतलब कि टेबल के अंदर हमारा बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है।
आपको किस डेटा की नीड है, आप उसी रो पर या फिर उसी कॉलम पर लॉक लगाओ, आप पूरे टेबल पे लॉक मत लगाओ, ठीक है, जिससे कि और भी बंदे का मतलब कि और भी ट्रांजेक्शन आकर उसके अंदर से डेटा यूज कर पाए एट द है ना, एज एट अ सेम टाइम, ठीक है। सो अब आता है हमारा इसका एग्जांपल फॉर अ स्टूडेंट एंड एग्जाम टेबल। हमारे पास दो टेबल हैं। ऑलवेज एक्सेस स्टूडेंट फर्स्ट देन एग्जाम्स, ठीक है। दिस कंसिस्टेंसी अवॉइड सिनेरियोज वेयर ट्रांजेक्शन होल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक्स, ठीक है। सो बेसिक सी बात है कि आपके पास दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एंड एग्जाम, तो आपने सिनेरियो लगा रखा है कि पहले भाई स्टूडेंट को आप एक्सेस करो, देन आप एग्जाम को एक्सेस करोगे, ठीक है। सो ये आपका थोड़ा क्या करेगा कि ऐसे सिनेरियोज आने से बचाएगा कि डेडलॉक अकर ही ना हो, ठीक है। थर्ड आता है हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, है ना, वेट डाई एंड बाउंड वेट। सो बेसिकली क्या है इसके अंदर कि डेडलॉक प्रिवेंशन ensure that the system allocate resources in a way that avoid circular weights, ठीक है, कि मतलब आपका डेडलॉक ना करो। विच आर द मेन कॉज ऑफ डेडलॉक्स? टू कॉमन स्कीम्स फॉर प्रिवेंशन आर वेट डाई एंड बाउंड वेट, ठीक है। सो बेसिक सी बात है कि आप पहले से ये डिसाइड करके रखो कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो मतलब बेसिक सी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो किस तरीके से, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, किसके पास प्रायोरिटी कम होगी, कौन ज़्यादा देर वेट कर देगा, है ना, वो सारी चीज़ें पहले ही आप डिसाइड कर लो जिससे कि डेडलॉक की कंडीशन अकर ही ना हो, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली दो आती हैं चीज़ें, दो प्रिवेंशन मेथड्स आते हैं, आप कह सकते हो। एक आता है हमारा वेट डाई, ठीक है। सेकंड आता है हमारा वाउंड वेट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो बताता हूँ मैं आपको, बस एक एक कंडीशन है इनकी जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला आता है आपका वेट डाई, ठीक है। सो वेट डाई का क्या मतलब होता है? वेट डाई का मतलब होता है कि अगर दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कि मतलब आपके पास एक ट्रांजेक्शन है और एक ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और इफ ओल्डर ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ओल्ड ट्रांजेक्शन, एक होता है हमारा यंगर ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो कि नया नया आया है। सो ओल्डर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स हेल्ड बाय यंगर ट्रांजेक्शन, इट वेट्स, ठीक है, कि अगर ओल्डर जो ट्रांजेक्शन है वो ऐसे रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि T2 ने होल्ड कर रखा है, ठीक है, मतलब कि यंगर ने होल्ड कर रखा है। तो जो हमारा ओल्डर वर्जन है वो क्या करेगा भाई, वेट करेगा जब तक कि T2 जो है उसे छोड़ ना दे, ठीक है। If younger transaction request resource are held by older transaction, the younger one is aborted or restarted later, ठीक है। मतलब अब क्या होता है कि हमारा जो यंगर वन है, पहले तो ओल्डर वन जो था वो कर रहा था रिक्वेस्ट, लेकिन अब क्या होगा कि हमारा जो यंगर वन है वो ऐसे रिसोर्स को अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि पहले से ही होल्ड कर रखा है T1 ने, ठीक है। यानी कि जो ओल्डर वन ने अगर उसे होल्ड कर रखा है तो क्या होगा कि उसे जैसे ही पता चलेगा कि ओल्डर वन ने उसे होल्ड कर रखा है, तो ना तो वो वेट करेगा, ना तो उसे फोर्सफुली छीनेगा, बस क्या करेगा, अबॉर्ट कर देगा, रोल बैक कर देगा। और जब तक मतलब जब रीस्टार्ट होगा, जबकि हमारा जो ओल्डर वन है वो रिसोर्स को छोड़ देगा, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब बड़ों की इज्जत की जाएगी, और जैसे ही बड़े के पास अगर कोई रिसोर्स है तो भाई खुद अबॉर्ट हो जाओ, खुद हट जाओ, ठीक है। सो ये हमारा होता है हमारा वेट डाई, ठीक है। सो की आइडिया क्या है इसके पीछे कि ओल्डर ट्रांजेक्शन हैव हायर प्रायोरिटी एंड यंगर वन आर रोल्ड बैक विद व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अगर, ठीक है। जैसे ही डेडलॉक कंडीशन अगर बन रही है तो भाई जो छोटे लोग हैं वो चुप शांत बैठ जाएं और बड़ों की बात सुन लें, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब आता है इसका एग्जाम्पल। तो यार एग्जाम्पल तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये देख लेना, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना। अब आता है हमारा वाउंड वेट स्कीम, ठीक है। ये वाली इसके अंदर क्या होता है कि यही थोड़ा सा वही जैसा स्कीम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इफ ओल्डर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स हेल्ड बाय यंगर ट्रांजेक्शन, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर एक हमारे पास यंग वाला बंदा था ट्रांजेक्शन और एक हमारे पास ओल्ड वाला था, ठीक है। अगर ओल्ड वाला यंगर को मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि किसी रिसोर्स के लिए, तो यंगर तो क्या हो रहा था, ओल्ड वाला पहले वेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि द यंगर ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड, जैसे ही भाई वो ऐसा करेगा ना, तो यंगर वाले को क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा, रिसोर्स को छोड़ना पड़ेगा और रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो मतलब इसके अंदर क्या है कि हमारा जो है ना ओल्डर वन जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा वो उसके छोड़ना पड़ेगा भाई रिसोर्स को, ठीक है। लेकिन अगर यंगर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए जो कि ओल्डर ट्रांजेक्शन ने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, मतलब कि बड़े बंदे ने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। तो जो यंग बंदा है वो अगर रिक्वेस्ट करेगा तो यंग बंदा वेट करेगा, वो अबॉर्ड वबॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वेट करेगा, है ना, जब तक कि रिसोर्स रिलीज ना हो जाए, ठीक है। सो समझ रहे हो यही है, ठीक है। अब की आइडिया क्या है इसके पीछे, ओल्डर ट्रांजेक्शन कैन प्रिमिट
यंगर वंस टू अवॉइड डेडलॉक, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो ओल्डर वन है वो थोड़ी सी भाई गुंडागर्दी दिखा रहा है, फोर्सफुली क्या कर रहा है कि यंगर वन से छीन ले रहा है रिसोर्सेज को, जिससे कि हमारा जो डेडलॉक है वो अगर ना हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना आप, है ना। और मैं क्या करता हूँ कि इसके बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूँ एक बार, क्योंकि 10 नंबर में डिफरेंस ही पूछ लेता है इन दोनों में, ठीक है। तो टेक्निक क्या है, ये नॉन प्रिमिटिव है और ये प्रिमिटिव है, यानी कि ये भाई यहाँ पे फोर्सफुली काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और ओल्डर ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या होता है कि ओल्डर ट्रांजेक्शन वेट करेगी यंगर वन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है फोर्सफुली यंगर वन से चीजें ले ली जाएंगी, ठीक है। यंगर ट्रांजेक्शन यहाँ पर अबॉर्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर यंगर ट्रांजेक्शन वेट करेगी, ठीक है। नंबर ऑफ रोल बैक इसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन प्रिमिटिव है और यंगर ट्रांजेक्शन वेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही जो ओल्डर ट्रांजेक्शन के पास अगर कोई रिसोर्स है तो यहाँ पर रोल बैक करना पड़ रहा है जो हमारा यंगर वन है। यहाँ पर जो हमारे थोड़े लोअर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है फोर्सफुली ले ली जा रही है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारे रिसोर्स एलोकेशन, है ना, मोर पेशेंट। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो ओल्डर वन है वो भाई पेशेंट बंदा है, मतलब अच्छा, उसके अंदर अच्छा खासा धीरज है, पेशेंस है, लेकिन यहाँ पर वो अग्रेसिव हो रहा है और फोर्सफुली चीज़ों को छीन रहा है, ठीक है। और सिस्टम ओवरहेड की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर रोल बैक ज़्यादा है, और इसके अंदर कम होगा क्योंकि रोल बैक कम है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपके ज़्यादा पॉइंट्स पता होंगे, वैसे तो आपको डिफरेंस तो क्लियर ही है, लेकिन पॉइंट ज़्यादा पता होंगे तो आप लिखकर अच्छे से आओगे, ठीक है। तो अब देखो, डेडलॉक का एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है हर बार, है ना, 2021-22 और 23-24 में आया हुआ है कि प्रोसीजर क्या है डेडलॉक डिटेक्शन का और रिकवरी ट्रांजेक्शन का, ठीक है। सो देखो, प्रोसीजर आपको डेडलॉक डिटेक्शन का पता है कि जो आपका वेट फॉर ग्राफ है वो है, ठीक है। सो वेट फॉर ग्राफ के पास ना आपके पास थोड़ा वो कंटेंट ज़्यादा, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि देखो, यहाँ पर मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम होता है तो डेडलॉक तो अगर हो सकता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर ट्रांजेक्शन जो है वेट करते हैं इनडेफिनेटली टाइम के लिए, ठीक है, फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ईच अदर। To ensure the system operates smoothly, it is crucial to detect and recover from deadlock efficiently, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि प्रिवेंशन के अंदर क्या कर रहे थे कि अगर डेडलॉक अभी अकर नहीं हुआ है उससे पहले ही चीजें देख ली जा रही थी, ठीक है। लेकिन रिकवरी में क्या होगा कि आपका डेडलॉक अकर हो गया है तो भाई क्या करोगे, ठीक है। तो डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि आपको डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करोगे, तो वही वेट फॉर ग्राफ का पूरा लिख कर आना है जो मैंने आपको बताया था यहाँ तक, है ना। यहाँ तक तो चीजें आपको क्लियर हैं, आप रीड करोगे तब आपको समझ में आ जाएंगी। बस आपको ये थोड़ा से स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो, स्टेप्स में क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मॉनिटर करना है रिसोर्सेज को, है ना, उन्हें एज अ नोड लेना है, और फिर उनका एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है ना। आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर क्या करना है आपको, को साइक्लिक डिटेक्शन करना है कि उसके अंदर साइकिल कौन सी बन रही है। वैसे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी, लेकिन आपको सिस्टम के अंदर तो एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो आप एल्गोरिथम लगाओगे DFS, ठीक है, आपको जो साइकिल डिटेक्ट करनी है। तो जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, आपने शायद DS के अंदर पढ़ा होगा। ये क्या करता है, यूज करता है आपकी, ये यूज होता है क्योंकि आप इसके अंदर क्या कर पाते हो, साइकिल्स को फाइंड कर सकते हो इसका यूज करके, ठीक है। फिर जैसे ही अगर साइकिल कंफर्म हो जाती है तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि आपका डेडलॉक कंफर्म है, ठीक है तो ये हमारे डिटेक्ट करने के स्टेप्स होते हैं, है ना, बहुत इजी थे, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, यहाँ पर हमारा आता है डेडलॉक रिकवरी, ये मेन है ना। डेडलॉक रिकवरी के कुछ टेक्निक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। वंस डेडलॉक इज डिटेक्टेड, ठीक है, अब आपका डेडलॉक डिटेक्ट हो गया है, the system must resolve it, allow process progress। कॉमन रिकवरी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, पहला है आपका ट्रांजेक्शन अबॉर्शन, कि मतलब आप क्या करो कि आप अबॉर्ट कर दो एक या मल्टीपल, अगर जिनकी वजह से भी अगर ट्रांजेक्शन, अगर उन्हें अबॉर्ट करने से हट जाता है तो उन्हें भाई अबॉर्ट कर दो, रोल बैक कर दो, ठीक है। सो डेड, जिससे क्या होगा कि आपकी जो साइकिल है ब्रेक हो जाएगी और आपका जो डेडलॉक है वो हट जाएगा, ठीक है। इसके जो कुछ क्राइटेरिया सिलेक्शन की प्रायोरिटी आप देख सकते हो कि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको रखो और जिसकी कम है उसे हटा दो, ठीक है। और रिसोर्सेज यूजेज रख सकते हो, जिसने ज़्यादा देर यूज़ कर लिया है उसे आप हटा दो, है ना। और प्रोग्रेस कर सकते हो कि प्रेफर अबॉर्टिंग ट्रांजेक्शन विथ मिनिमल प्रोग्रेस टू अवॉइड वेस्टिंग वर्क, ठीक है, कि जिसके सबसे कम प्रोग्रेस हुई है उसको हटा दो, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके बेसिस पर आप जो ट्रांजेक्शन है उसे अबॉर्ट कर सकते हो। अब आता है हमारा रोल बैक ट्रांजेक्शन, वही बिल्कुल वैसे ही है, अबॉर्ट की तरह ही है, कि इसमें क्या करो आप, है ना, अंडो कर दो एक्शंस को जितने भी ऑफ द अबॉर्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यूज लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेक्चर 3 में हमने पढ़ी थी, आप उनका यूज कर सकते हो। आप डेटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सकते हो और इंटीग्रिटी रीस्टोर कर सकते हो डेटाबेस की, ठीक है, मतलब कि आप अंडो करके, ठीक है। बेसिकली ये इजी इजी स्टेप्स हैं, और ये जो है हमने थर्ड लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से देखे थे, ठीक है।
जहाँ पर हमने रिकवरी की बात की थी, जिसमें हम लॉग जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसकी उसकी हेल्प से हम रिकवर करते हैं। अब थर्ड आता है हमारा टाइम आउट मैकेनिज्म, कि मतलब आप ना एक भाई ग्लोबल टाइम सबको असाइन कर दो, और मतलब कि उसके हिसाब से ही जो चीज़ें हैं वो अकर होंगी, कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट ट्रांजेक्शन वेटिंग टू लॉन्ग फॉर रिसोर्सेज, अ ट्रांजेक्शन इज फोर्सफुली अबॉर्टेड इफ इट एग्जिट द टाइम आउट थ्रेशोल्ड। ठीक है, मतलब कि आप एक लिमिट लगा दो कि भाई इतनी देर तक अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन को वेट करवाया है तो आपको अबॉर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थे हमारे क्या रिकवरी स्ट्रेटजीज, जो कि हमारी डीपीएमएस के अंदर बहुत काम आती हैं डेडलॉक को रिकवर करने के लिए। सो ये जो था पूरा डेडलॉक था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, जो क्वेश्चन आया था वो भी करवा दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले, कि पहले जो सिस्टम होते थे वो होते थे हमारे सेंट्रलाइज। ठीक है, कि मतलब आपके पास ना बेसिकली क्या होता था कि एक सेंट्रलाइज्ड आपके पास डेटाबेस होता था, ऐसे करके कुछ है ना, बढ़िया था ऐसे। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता था, ठीक है, जैसे आप सी ऐसे डेटाबेस कह सकते हो। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल साइट्स होती थी, है ना, कि ये रहा, ये आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, है ना, और इनके ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4, है ना, और यहाँ पर बीच में एक ना कम्युनिकेशन नेटवर्क होता था, है ना, जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाती थी। ठीक है, और जो जितना भी डाटा था वो इस सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर होता था। ठीक है, सो अगर जैसे कि अगर हम जैसे कि एक इसका माने एक हमारा क्या ले लेते हैं, ट्रेन का ले लेते हैं कुछ। ठीक है, कि मतलब भाई आपकी कुछ ट्रेन का डिपार्टमेंट इसके अंदर है, कुछ ट्रेन के डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं, कुछ ट्रेन के डिपार्टमेंट इसके अंदर और कुछ इसके अंदर। ठीक है, सो अगर इस वाले डिपार्टमेंट को किसी डेटा की नीड है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन के अंदर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, है ना, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस से डेटा आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले को जरूरत है, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस से डेटा आएगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है, सो ऐसे काम होता था सेंट्रलाइज्ड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कमियां थी, कि मतलब क्या होता था, पहले ही आ जाती है सबसे पहले की बॉटल नेक प्रॉब्लम, कि मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती थी और जो प्रोसेस होता था वो बहुत स्लो होता था। ठीक है, और एक और था कि भाई ये थोड़ा सा ना, ये क्या था, मतलब कि आप कह सकते हो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, ट्रस्ट ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है, मतलब इसके अंदर थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज थे, कि मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि भाई आपकी जो कभी भी जो अगर डेटाबेस बंद हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है बंद हो सकता था। ठीक है, सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं दो आपको एडवांटेज बता दिए, है ना। अब आता है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारी साइट थी ना मल्टीपल, जल्दी से वापस लाओ यार उस सबको। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये जो जितनी भी साइट थी ना, क्या हुआ कि इन सबको क्या किया कि ये वाले डेटाबेस को तो हटा दिया। ठीक है, ये वाले डेटाबेस को हटा दिया, और इन सबको क्या किया कि एक एक अपना अपना डेटाबेस दे दिया। ठीक है, इनके पास एक अपना अच्छा सा डेटाबेस दे दिया, इनके पास भी अपना एक डेटाबेस दे दिया, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा डेटाबेस दे दिया, और इनको भी थोड़ा सा डेटाबेस दे दिया। अब अगर इन्हें अपने डेटाबेस से ज़रूरत है तो भाई एक्सेस करो और मिल गया डेटा, अपने डेटाबेस से ज़रूरत है एक्सेस करो, मिल गया डेटा। अगर किसी और डेटाबेस की ज़रूरत है तो भाई कम्युनिकेशन के पास जाओ, वो आपको दिलवा देगा। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि भाई ये थोड़ा सा ट्रस्टेबल भी हो गया, है ना, कि मतलब अगर एक बंद हो जाता है तो और सब तो चलेंगे। ठीक है, ट्रस्ट इशू नहीं रही, है ना। और ये क्या हुआ कि बॉटलनेक प्रॉब्लम भी नहीं आई, क्योंकि जो रिक्वेस्ट थी वो बहुत कम थी और सबके पास अपना अलग अलग था, तो बहुत इजीली काम हो रहा था। ठीक है, तो थ्योरी कैसे लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो आपको डेफिनेशन है आपको ये लिखनी है सबसे पहले, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया। Each site in a distributed database system function independently but together they form a unified database system। ठीक है, जो हर जगह अलग अलग अपना डेटाबेस है, अगर हम उसे एक साथ मतलब काम कर रहे हैं तो वो हमारा बन जाता है यूनिफाइड डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, आपको थ्योरी बढ़ानी कैसी है, मैंने आपको जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बताया, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को उससे कंपेयर करा के इसके आपको पॉजिटिव पॉइंट्स, आपको इसके एडवांटेज ओवर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस गिनवाने हैं और लिख कर आने हैं। ठीक है, अब देखो इसके की पॉइंट्स क्या है, मतलब कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो की कंपोनेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, कंकरेंसी कंट्रोल, डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, और बिल्कुल भी चिंता मत करना, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, सारी चीजें थ्योरी हैं, तो
मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मैंने आपको एक दिखाया है एग्जांपल, कि यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र एप्लीकेशन है, वो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर है मल्टीपल साइट, साइट 1, साइट 2, साइट 3, ठीक है। हर एक साइट का अपना एक खुद का डेटाबेस है जिससे वो कम्युनिकेट कर रही होती है ना, और उससे डेटा ले रही होती है, ठीक है। सो ऐसा आप डेटाबेस का अच्छे से स्ट्रक्चर बना के आ सकते हो, ठीक है। सो पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के ये चीजें खत्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज रिफर टू अ प्रैक्टिस ऑफ स्प्लिटिंग एंड स्टोरिंग डेटाबेस अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस, ठीक है। कि आप फिजिकली कैसे डेटा स्टोर करोगे, ठीक है, लोकेट करोगे, है ना, विच कुड बी अ डिफरेंट सर्वर और जियोग्राफिकल रीजंस। दिस ऑलोस बेटर परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। मतलब कि आप डेटा एक जगह काम करके कर रहे हो तो भाई वो सेंट्रलाइज ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी डेटा को स्प्लिट करके और स्टोर कराना पड़ेगा अलग अलग जगहों पर, ठीक है। सो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए कौन कौन सी आप टेक्निक्स का यूज करोगे, वही हम देखने वाले हैं। पहली टेक्निक होती है हमारी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज लाइक अ सेगमेंटेशन इन नेटवर्किंग, ठीक है, कि आप बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करते हो, उसे सेगमेंटेशन कहते हैं। वैसे ही फ्रेगमेंटेशन कहते हैं हमारा जब आप बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे डेटाबेस के अंदर, स्मॉल स्मॉल पीसीस के अंदर डिवाइड करते हो, ठीक है। सो द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसीस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, है ना, पैकेट्स, लाइक आप कह सकते हो, वो छोटे छोटे पैकेट्स में या फिर फ्रेगमेंट्स में आप डिवाइड कर देते हो। These fragments can be stored across multiple locations, ठीक है। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल, या लाइक आपकी जो टेबल होती है वो या तो वर्टिकल होती है या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हो तो आपका जो डेटा है वो टेबल जो है आपका डिवाइड हो जाता है रो वाइज, ठीक है। कि आप मतलब ऐसे रो वाइज आप कर देते हो उसे, है ना। और वर्टिकल में क्या होता है कि वो टेबल वाइज, टेबल जो है आपकी कॉलम वाइज जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि आप भाई डेटा को डुप्लीकेट करोगे यहाँ पर। तो आप इसे डुप्लीकेशन भी कह सकते हो, है ना। रेप्लिकेशन आपका एक बार पूछा गया था शायद, मैंने देखा था शायद, रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड फास्टर एक्सेस, है ना। कि आपको कभी कभी सेम डेटा को कॉपी करके रखना पड़ता है, तो वो हमारा रेप्लिकेशन के अंदर आता है। इसके भी दो तरीके से हो सकते हैं पार्ट। पहला होता है आपका फुल रेप्लिकेशन, यानी कि आप सारे के सारे डेटा को कॉपी करके हर एक साइड पर अलग अलग रखते हो, ठीक है। आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की जगह वो सेंट्रलाइज पूरे सिस्टम को कॉपी करके हर एक जगह अलग अलग सेम टू सेम रखते हो, ठीक है। और सेकंड आता है आपका पार्शियल रेप्लिकेशन। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप ओनली सम डेटा इज कॉपीड अक्रॉस साइड बेस्ड ऑन एक्सेस पैटर्न और अदर क्राइटेरिया, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आप भाई जहां पर जितनी जरूरत है उतना कॉपी करके डेटा रख देते हो, ठीक है। सो ये होता है हमारा पार्शियल। अब देखो इन दोनों को मिलाकर भी आप कुछ लिख सकते हो, लाइक आप हाइब्रिड लिख सकते हो, ठीक है। सो आप उसके अंदर लिख सकते हो कि वहां पर क्या होता है कि आपका फुल रेप्लिकेशन प्लस पार्शियल रेप्लिकेशन का यूज होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, रेप्लिकेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। हाइब्रिड अप्रोच में क्या करते हो आप, फ्रेगमेंटेशन एंड रेप्लिकेशन का दोनों का यूज करते हो। दोनों की मतलब हेल्प से आप अपना अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोरेज बनाते हो, ठीक है। एंश्योर दैट डेटा इज डिवाइडेड इफिशिएंटली एंड रेप्लिकेटेड फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरा का पूरा, है ना। डेटा स्टोरेज होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, ये हमारा जो है पहला इसका कंपोनेंट खत्म हुआ, है ना। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप रीड कर लो, कि फास्टर टू एक्सेस है डेटा, इंप्रूव करता है रिलायबिलिटी को, है ना। और ये डेटा सिंक्रोनस करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, तो ये चैलेंज हो गए, है ना। इंक्रीज करता है डेटा स्टोरेज, क्योंकि आप अगर एक ही डेटा को मल्टीपल बार रेप्लिकेट करोगे तो डेटा स्टोरेज तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। अब आती है हमारी कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। सो कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर एक ही टाइम पर एक ही रिसोर्स पे या फिर एक ही जो चीज है अकाउंट पर काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कंकरेंसी, ठीक है। आप उसे भाई कंट्रोल कैसे करोगे, वो होता है हमारा कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। सो कंकरेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल भी बोल सकते हो। एंश्योर दैट मल्टीपल ट्रांजेक्शन रनिंग साइमल्टेनियसली अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। आप अलग अलग लोकेशन पे तो हो लेकिन एक ही साथ काम कर रहे हो, ठीक है। डू नॉट कॉज इनकंसिस्टेंसीज और वायलेशन ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा इंटीग्रिटी, क्योंकि आपने एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके अंदर आई जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्ट सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके हिसाब से जो है आप क्या करो, पूरे के पूरे डेटा को मैनेज करो, है ना। कि मल्टीपल, देखो मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन हैं वो तो रन होंगी, ठीक है। लेकिन आपका काम है कि आप उसे ऐसे कोड करो, ऐसे आप उसे लिखो कि भाई आपकी जो चीजें हैं वो मतलब दिक्कत ना दें, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है उसे वायलेट ना करें, ठीक है। अब चलो पहला आता है इसका गोल, कि आपको इंटीग्रिटी जो है मेंटेन करके रखनी है ना। और आपके जो मल्टीपल कंकरेंट है अपडेट्स हैं उनके टाइम आपको उन्हें प्रिवेंट करके रखना है, ठीक है, पहले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा प्रिजर्व ट्रांजेक्शन आइसोलेशन एंड कंसिस्टेंसी। इंटीग्रिटी के अंदर बात करें तो हमारा जो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन है वो इंटरफेयर नहीं करने चाहिए ईच अदर, ठीक है, अपने अलग अलग रहें और डेटाबेस को कंसिस्टेंट रहने दें, ठीक है। और प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कॉन्करेंट अपडेट्स, यानी कि प्रिवेंट इश्यूज लाइक लॉस्ट अपडेट्स एंड टेम्परेरी इनकंसिस्टेंसी और कॉन्फ्लिक्टिंग अपडेट्स, ठीक है, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जब मल्टीपल चीज़ें एक साथ रन करती हैं तो वो सब ना आए, ठीक है। और जो हमारा आइसोलेशन है और कंसिस्टेंसी है वो भी बना रहे, ठीक है। आई होप आपको ये तो पता चल गया है कि इसका गोल क्या है, कॉन्करेंसी कंट्रोल का क्यों ये यूज होता है, ठीक है। अब आता है हमारी इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी है जिनकी हेल्प से आप जो कॉन्करेंसी है उसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो पहला आता है आपका लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेज लॉकिंग लगाते हो। इसके अंदर आप क्या करते हो कि अ प्रोटोकॉल वेयर ईच ट्रांजेक्शन लॉक्स रिसोर्सेज बिफोर इट स्टार्ट एंड रिलीज लॉक आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था कि आप जैसे ही जिस भी रिसोर्स पे आप काम कर रहे हो उसे भाई आप लॉक कर दो, है ना। और आप उसे लॉक को तभी ही हटाओ जब आप भाई उसे छोड़ दो, ठीक है, जब आप इसका काम हो जाए आपका। It ensure consistency by maintaining a consistent order of locking across sites, ensuring that all required lock are acquired before transaction can be executed। ठीक है, बेसिक सी बात है कि अगर आप पहले लॉक लगा दोगे तो कोई उसे भाई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा तो ना तो कोई भाई उसे गलत रीड करेगा, ना तो कोई उसे कुछ और राइट करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है, देखो कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है हम फिफ्थ यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, कि क्या करो आप कि ट्रांजेक्शन्स को असाइन कर दो एक यूनिक ग्लोबल टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व बाय ऑर्डरिंग ऑफ देयर टाइम स्टैम्प, ठीक है, मतलब कि आपने T1 को दे दिया ये एक टाइम दे दिया और T2 को एक टाइम दे दिया और ये जो टाइम है इनकी ऑर्डरिंग कर दी, ठीक है। भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं क्योंकि सबके टाइम अपने अलग अलग हैं, ठीक है। दिस एंश्योर्स ट्रांजेक्शन फॉलो द करेक्ट सीक्वेंस विदाउट इंटरफेयरिंग विथ वन अदर, ठीक है। वो सीक्वेंस को भी फॉलो करनी चाहिए। ये हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल क्या है कि इसके अंदर क्या करो कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट विदाउट लॉक्स और रिस्ट्रिक्शंस, बट बिफोर कमिटिंग दे आर validated to check if any conflict occurred during their execution. If no conflicts are found, the transaction is committed, otherwise it roll back or retired, ठीक है। कि मतलब आप क्या करो कि कुछ भी ना तो लॉक सिस्टम लगाओ ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ, बस जैसे ही वो कमिट करने वाला हो उस समय पर ये चेक कर लो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे रोल बैक कर दो, अदरवाइज उसे कमिट कर दो, ठीक है, बस इतना सा काम था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, कोरैम बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कोराम बेस्ड प्रोटोकॉल भी मतलब कह सकते हो, थोड़ा सा नाम ऐसा है ना। इन दिस मेथड अ ट्रांजेक्शन रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम मेजोरिटी, ठीक है। इसी को हम कोराम कहते हैं कि ऑफ द नोट्स, जितने भी आपके नोट्स हैं उन सब की आपको भाई मेजोरिटी चाहिए होगी, है ना, कि आपका अप्रूवल मिलना चाहिए कि आप उसे भाई मतलब आगे बढ़ाना चाहते हो कि नहीं, बिफोर इट कैन प्रोसीड। This ensure that data is not modified by transaction that are not fully validated by a majority, ठीक है, मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन ने अगर नहीं बोला, अगर नहीं बताया कि भाई ऐसा है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो वो जो है हमारा फुल्ली वैलिडेट नहीं होगा और उसे हम भाई रोल बैक कर देंगे, ठीक है। सबकी मेजोरिटी इसके अंदर जरूरी है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड कंपोनेंट, क्या था, कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, डायरेक्टरी सिस्टम, ठीक है। डायरेक्टरी सिस्टम से आप क्या समझते हो कि फाइल सिस्टम हो गया, हमारा फोल्डर सिस्टम हो गया, है ना, कि वही हमारा होता है डायरेक्टरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस है, ठीक है, उसका कुछ मेटा डेटा भी होगा, ठीक है। देखो डायरेक्टरी सिस्टम इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मेंटेन मेटा डेटा अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा, है ना, पूरे के पूरा आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर होगा और वो डेटाबेस किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होगा। वो जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है
उसका जो मेटा डेटा है, ठीक है, लाइक क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डेटा लोकेशंस, फ्रेगमेंटेशंस एंड रेप्लिकेशंस, ठीक है ना। सो डेटाबेस स्टोरेज, है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, मतलब कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो मेटा डेटा होता है, ठीक है, वो सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, वो होती हैं हमारे डायरेक्टरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। इट फंक्शंस लाइक अ मैप, ये हमारा ये जो डायरेक्टरी सिस्टम होता है वो एक फंक्शन मैप के फंक्शन की तरह है, ठीक है। कि मतलब मैप जैसे आपको सारी चीजें बताता है ना, लोकेशन बताता है हर एक चीज की, वैसे ही आपका जो डायरेक्टरी सिस्टम है वो लोकेशन बताता है हर एक डेटा की, ठीक है। That tracks where data reside and how it organized, enabling efficient data retrieval and management across multiple sites, ठीक है। तो अगर आपके जो डेटा है वो अलग अलग लोकेशन पे अगर सेव है तो भाई आपको डायरेक्टरी सिस्टम की बहुत ज़्यादा नीड पड़नी है, ठीक है। सो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि आपका जो लोकेट डेटा एंड और फ्रेगमेंट्स है उनको भाई लोकेट करे, है ना, उनकी हेल्प करे और उन्हें फाइंड करे, है ना, कि अगर आपको इस फ्रेगमेंट की जरूरत है, इस पार्ट ऑफ डेटा की जरूरत है, तो उससे जाके भाई आपको बताए, उसकी आपकी हेल्प करे, है ना। जैसे कि सर्च बार होता है ना, कि आप उसके अंदर जाके सर्च करो और आपको चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। वैसे ही होता है ये। मैंने रेप्लिकेशन की, अगर आपके जो डुप्लीकेट कॉपीज भी अगर हैं तो उनको भी ट्रैक करने में हेल्प करें, है ना, और एंश्योर दे आर अवेलेबल एंड अप टू डेट अक्रॉस डिफरेंट साइट्स। और नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंट एक्सेस, ठीक है, कि मतलब आपकी जो डायरेक्टरी सिस्टम है एंश्योर दैट यूजर एंड एप्लीकेशन कैन एक्सेस डेटा विदाउट नीडिंग टू नो फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा और वेयर इट इज रेप्लिकेटेड। आप डायरेक्टली उसे यूज कर पाओ डेटा को और आपको नहीं पता है कि उसकी भाई फिजिकल लोकेशन वगैरह कहाँ है, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट एक्सेस, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसकी जो टेक्निक्स होंगी या नहीं, इसकी जो टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे, है ना। सो टाइप्स कौन कौन से हमारे, पहला है सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी एंड नेक्स्ट है हायरार्किकल डायरेक्टरी, ठीक है। सो पहला हमारा जो सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी होता है, इसके अंदर क्या होता है कि अ सिंगल डायरेक्टरी दैट होल्ड्स ऑल द मेटा डेटा। इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब कि एक ही टाइम पे फेल हो जाएगा अगर फेल हो गया तो, विच कुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो जितना भी डेटा है, ठीक है, वो एक ही जगह पे स्टोर होता है, एक ही फोल्डर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये तो मेन ही पॉइंट है कि सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाता है वो, अगर वो फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी, मतलब कि आपका जो मेटा डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन और नोड्स पे क्या है, सेव है। दिस इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, की अगर एक जगह भाई गलती होती है तो और जगह तो भाई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है एज इट एलिमिनेट्स रिस्क एसोसिएटेड विद अ सिंगल पॉइंट फेलियर, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, हायरार्किकल डायरेक्टरीज के अंदर दिस अप्रोच कंबाइंस बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑर्गेनाइजिंग द मेटा डेटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आजकल यूज होता है, ठीक है। कि मतलब आपका जो पूरा डेटा है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में सेव है, कि मतलब एक बड़ी टेबल है वो अगर कनेक्टेड है दूसरी बड़ी टेबल से, छोटी टेबल से, तो पहला पहला डेटा इसका आएगा, फिर उसके अंदर इसका डेटा आएगा। तो एक हायरार्की बना बना के रखते हैं कि कौन जब बड़ा डेटा है वो बाहर आता है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे डेटा आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो तीनों कंपोनेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के, वो भी खत्म हो गए, डेडलॉक भी खत्म हो गया। तो आज का हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर था वो फिनिश हो चुका है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। और आप देखो, आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा होगा, है ना, इस सिलेबस के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ट्रांजेक्शन सिस्टम देखा था, सबसे पहली जो लेक्चर था उसके अंदर ट्रांजेक्शन सिस्टम देखा था। फिर हमने टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी एंड सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स, ये सब देखे। फिर हमने रिकवरेबिलिटी देखी, है ना, चेक पॉइंट्स तक हमने सारा खत्म किया। आज हमने डेडलॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस खत्म कर दिया। तो चारों के चारों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जाकर देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखे, लेक्चर 1 2 3 4, ठीक है, सब देख लेना। और अगर नोट्स वगैरह परचेज करने तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।